बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िर, सदारती इंतखाबात की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप साहब दूसरी बार कामयाब होकर अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए। रिपब्लिकन्स ने सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर ली और पार्टी को ईवान नुमाइंदगान में भी वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, जबकि मुल्की और गैर मुल्की सरबराहान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद भी दी गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अमेरिकन इंतखाबात जो हो रहे हैं उसके पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे? पूरी दुनिया पे असरात होंगे जी। पाकिस्तान और अमेरिका के तो ताल्लुकात एक तरफ हैं, तमाम दुनिया पे इसके असरात मुरतब होने जा रहे हैं और बड़े असरात हैं। और इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम। पहली बात तो यह है कि मुकम्मल तौर पे यानी बड़े वाइड मार्जिन के साथ अगर हम देखें तो जो हतमी नताइज हैं उसमें 275 की जो मैजिक फिगर थी उससे ऊपर चले गए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने रात को कोई मेरे ख्याल से मकामी वक्त था उनका कोई 1:24 या 22-23 पे वो फॉक्स ने ऐलान कर दिया, फॉक्स न्यूज़ से ऐलान हुआ। और उसके बाद जो है वो एक हंगामा बपा हुआ हर तरफ। और फिर उसके बाद जो है वो उनकी जो पार्टी वहाँ मौजूद थी, जो टीम थी उनकी, वो टीम मौजूद थी और उसने जोश व खरोश का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद जो है वो फिर वो जो एग्जीबिशन हॉल है वहाँ पर उसमें वो आ गए और उनके साथ जो है वो मेलंका जो थी वो भी थी और मेलंका भी थी और साथ उनके जो है वो उनके बच्चे भी थे, फैमिली मेम्बर्स भी थे साथ। और उन्होंने जो है उसके बाद जो है वहाँ पे यूएसए के नारे लग रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे लग रहे थे। और कई वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो MAG है अमेरिका करके जो कैप्स हैं और रेड ड्रेस है वो भी पहना हुआ था। और खिलाफ तवक्को यानी जैसे तवक्को थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को बहुत अग्रेसिव तकरीर करेंगे, तो वो अग्रेसिव तकरीर उनकी नहीं थी, बल्कि बड़ी नपे तले उन्होंने अल्फाज में बड़े तरीके के साथ उन्होंने जो है वो ख़िताब किया। और उन्होंने JD वेंस की भी तारीफ़ की, वो भी आए जो उनके नायब सदर हैं साथ उनके। उन्होंने अपनी अहलिया की मेलंका की तारीफ़ की, उनकी किताब की भी तारीफ़ की, उनकी किताब अभी आई है। और इलॉन मस्क की ख़ास तौर पे उन्होंने तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि वो मैं देख रहा था टीवी पे और फिर 45 मिनट तक मैंने फ़ोन साइड पे रख दिया, वो जो रॉकेट अंदर वापस जा रहा था और ये सिर्फ इलॉन मस्क ही काम कर सकते हैं सारा। तो उनकी जो तकरीर थी वो बड़ी मध्यम और बड़े तरीके पर उन्होंने बड़े कोई ऐसी उसमें गुफ्तगू नहीं थी जिससे कहा जाए कि वो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे मौके एग्रेशन के साथ नहीं। अब ये किस वक्त ऐलान करती हैं इसमें जो कैमला हैरिस हैं और कैमला, ये इस पे तो अब एक तारीख़ लिखी जाएगी। अभी तो लोग ट्रंप की तरफ चले गए हैं ना, लेकिन ये इसके ऊपर एक पूरी किताबें लिखी जाएंगी, इसके ऊपर एक डिस्कशंस होंगे, सब कुछ होगा कि कैमला हैरिस क्यों हार गई। इसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा कि कैमला हैरिस पे क्या गुजरी। और कैमला हैरिस जो हैं वो जाहिर है कि वो ये 8 सालों में दूसरी दफ़ा जो है अमेरिका एक ख़ातून सदर आते आते रह गया। हिलरी क्लिंटन के बाद ये दूसरी खातून थी जो कि पहुंची इस मरहले तक और दोनों दफ़ा ट्रंप के हाथों ज़बरदस्त हो गई ख़वातीन। अब इसमें इशू ये है कि ना पहले हिलरी आ सकें और ना कैमला आ सके। जब कैमला हैरिस की जो इशू रहा उनके साथ, एक तो ये है कि वो अपने आप को बाइडेन से अलग नहीं कर सकी। फिर यह है कि वो एक तरह से मतलब बाइडेन जब पंक्चर हो गए तो वो उनकी एक तरह से वो जो स्टेपनी होती क्या होती है उसके तौर पे आई मुतबादिल। वो तो उम्मीदवार थी नहीं, तो बाइडेन गए तो उन्होंने कहा इनको ले आए। और जो ना उनकी फॉरेन पॉलिसी क्लियर हुई ना उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी क्लियर हो सकी। फिर इस दौरान वो जंगें ऊपर एक टीम जो है बाइडेन की बैठी हुई थी वो फैसले कर रही थी ये कहाँ थी कैसे थी। इनकी जो पूरी कंपेन चली कैमला हैरिस की वो ट्रंप को गालियाँ देते हुए चली। मतलब इनका अपना कोई नुक्ता नज़र सामने नहीं आया। अमेरिका जो है वो चेंज मांग रहा था, जैसे तमाम दुनिया एक चेंज मांग रही है, तो चेंज की जगह इन्होंने चैनी हवाले कर दिया। चैनी से मतलब ये कि वो डिक चैनी जंगे वंगे जो हुई हैं उनके दौर में, तो चेंज तो आया नहीं, वो चैनी हो गया। चैनी पॉलिसी के तहत तो आप नहीं
इस मौजूदा हालात जो हैं उसमें अमेरिका तो तब्दीली मांग रहा है, तो वहाँ तब्दीली आ गई। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये लेकिन एक बहुत बड़े मार्जिन से आई। वो जो था ना कि ये 50-47 और 50-46 और पोल्स का जो था करीब 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 करीब, तो वो जो है उससे तो बहुत ज़्यादा मार्जिन पे आई और सेनेट चली गई। अब सेनेट के जाने का मतलब ये है कि जितनी ट्रंप की जो काबीना है, जितने काबीना के अरकान होंगे जिनको सेनेट में टेस्टिफाई करना पड़ता है और फिर उसके बाद सेनेट के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, वो नहीं होंगे। वो सेनेट में उनके सेनेट के जाने का मतलब ये हुआ है कि, और ईवान भी गालिबन जा रहा है, ईवान नुमाइंदगान भी जा रहा है, तो वो बिल्स पास होना वो कोई मसला नहीं होगा। और ख़ासतौर सेनेट, क्योंकि वहाँ पर अल्टीमेटली जो है वो कमेटीज़ वगैरह और ये सारी जगहों पे तो होता है, कई दफ़ा रुक गए, कोई सफ़ीर भेजना है किसी मुल्क में रुक गया, सेक्रेटरी लगाना है रुक गया, मतलब वहाँ पर एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत काबीना के अरकान जो हैं उनके ऊपर एतराज़ उठ सकते हैं, ये सारा। तो ट्रंप जो है वो जीत गए और साथ ही जो है वो अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक उनके इश्यूज़ हैं। एक पे तो उन्होंने बात की कि हम चाहते हैं कि लोग अमेरिका में इलीगल ना आए, और इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है, अमेरिका में नहीं है, सिर्फ पूरी दुनिया में ही इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है। यूरोप के अंदर ये आप देखें ना कि वॉर्स के नतीजे में, जंगों के नतीजे में वहाँ पे इमिग्रेशन, और सिर्फ जंगों के नतीजे में वैसे भी लोगों का ख्याल है कि वहाँ पर जैसे मर्जी चले जाओ, और लोग गए भी बड़ी तादाद में कई मुल्कों से। तो इमिग्रेशन के ऊपर अब बड़ी सख्त पॉलिसीज़ यूरोप में भी हैं और इधर भी होंगी, और खलीजी रियासत सारी दुनिया में ही तकरीबन ये कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हमें यहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को सख्त किया जाए, तो ये उनका एक बड़ा नारा वहाँ मकबूल हुआ। दूसरी जो बात है वो ये है कि चेंज वो, और फिर तीसरा जो मैंने कहा ना कि उनके जो चाहने वाले हैं वो एक इंतहाई बोरिंग शख्सियत, ये पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, बहुत ही डल किस्म का, उसमें कोई दम नहीं था उनके कैंपेन में कैमला हैरिस की। और मैंने आपसे कहा ना कि वो बाइडन जो हैं वो बाइडन के वज़न तले ही दब गई कि भाई यूक्रेन में क्या होगा, कैसे होगा, मतलब उनकी मतलब नहीं, वो बात बन नहीं सकी। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने जा रहा है, आगे पूरी दुनिया पे इसका असर होने जा रहा है। शुरू हम करते हैं, अच्छा पहले तो ये है कि मुमकिन वहाँ पर जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, पाकिस्तान पे उन क्या असर होगा, बिल्कुल असर होगा, हर मुल्क पे होगा। हर मुल्क के अंदरूनी और जो बाहर के मामलात हैं उस पर अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है ना, मुकम्मल पॉलिसी शिफ्ट है। ये ऐसा नहीं है कि जी वो बाइडन के बाद कैमला हैरिस आ गई या कोई आप समझें कि कोई जो है वो मतलब बुश और ओबामा के आने में कोई बड़ा फ़र्क नहीं था, उसी तरह से मामला चलते रहे। लेकिन यहाँ पर तो बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, ये ट्रंप है, ये सिंपली जो है कोई रिपब्लिकन नहीं है बल्कि ये डोनाल्ड ट्रंप है। और ये इनके साथ रिपब्लिकन्स ने भी गद्दारी की थी। गद्दारी से मुराद एक धोखा दिया था इनको, ये धोखा समझते हैं, गद्दारी समझते हैं, उसको जो भी समझें, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो ऐलान होता है, ये बात पहले भी कह चुके हैं हम और दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को कि इलेक्टोरल कॉलेज जब बैठता है और जो शिकस्त और फतह का ऐलान होता है वो नायब सदर का ज़िम्मा होता है। यानी अगर कैमला हैरिस हार गई हैं या जीत गई हैं तो वो उस इजलास को, क्योंकि जो नायब सदर है वो सेनेट का प्रेसिडेंट है, तो एज अ प्रेसिडेंट सेनेट वो ऐलान करता है कि अगला सदर कौन है, सरकारी उसका ऐलान होता है और फिर सर्टिफिकेशन होती है। तो कैमला हैरिस जो है, अब सवाल ये कि वो ऐलान करेंगी खुद कि ये जो है ना, ये पे दर पे दो बड़े अनहोने वाक़यात हो रहे हैं अमरीकी तारीख में भी, और ये देखने वाले मनाजिर होंगे कि कैमला हैरिस खुद ऐलान करेंगी कि मैं हार गई हूँ और ट्रंप जीत गए। और पहले 2020 में, दिसंबर 2020 में ट्रंप के जो नायब सदर थे वो उनको धोखा दे गए थे, और उनका नाम था माइक पेंस, वो भी रिपब्लिकन थे। तो माइक पेंस जो हैं उन्होंने ये कहा था, बल्कि उनकी बाद में किताब भी आई और बाद में उन्होंने टेस्टिफाई भी किया जब ज्यूरी के सामने और कांग्रेस और बाकी हाउस कमेटीज़ वगैरह में, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट टेस्टिफाई किया। तो जो वो ज़ाहिर है रिपब्लिकन थे, उन्होंने ये कहा कि जी मैं ट्रंप के साथ नहीं खड़ा हो रहा बल्कि मैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा हो रहा हूँ। तो उन्होंने, इनके नायब सदर ने वो चेयर किया और वहाँ पे ऐलान कर दिया कि बाइडन जो है वो अगले सदर होंगे।
यानी तो ट्रंप उस बात को नहीं भूले कभी भी। अच्छा, वो जो माइक पेंस हैं वो उनका ख्याल ये था, बाद में जब उन्होंने किताब भी लिखी और ज़ाहिर उन्होंने कहा मैं ट्रंप के साथ नहीं हूँ, मैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हूँ और ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ये वो सारे, तो वो ज़रा थोड़ा सा करीब चले गए बाइडन के या डेमोक्रेट्स के, वो चहीते हो गए। जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया तो उसके खिलाफ बयान दिया तो दूसरे पार्टी जो होती है वो कहते वो चलाती रहती थी, तो उन्होंने खूब माइक पेंस को तारीफें और ये देखो क्या ज़बरदस्त आदमी है, और हालांकि वो रिपब्लिकन, लेकिन चूंकि ट्रंप का साथ उन्होंने नहीं दिया और ऐलान कर दिया तो वो उनके चहीते ज़्यादा हो गए और वो मज़े से वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक समझ लें आप, रिपब्लिकन का जो भी समझें, फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं लेकिन एज अ पर्सन वो उस तरफ चले गए। कुछ जो हैं वो ट्रंप के लॉयलिस्ट रहे थ्रू आउट, वो पक्के इनके साथ खड़े रहे। अच्छा, यानी आप समझ लें कि वहाँ पर भी कोई नून में से शीन या पेट्रियट टाइप की चीज़ या कोई APP टाइप चीज़ निकल आई थी वहाँ पर भी रिपब्लिकन्स के अंदर से, क्योंकि माइक उनके नायब सदर छोड़ के चले गए ना, ये बहुत खौफनाक मामला हुआ था। अब मसला ये है कि जो अब कैमला हैरिस, फिर वही सूरत हाल है कैमला हैरिस के लिए, उस वक्त माइक पेंस के लिए हालात थे, अब कैमला हैरिस के लिए, तो एक तो ये नुकता हो गया। दूसरी बात यह है कि टीम जो है वो कौन सी होगी, यानी वो तो टीम अब अपनी गई ना, फारिग हो गई, अब तो वो ब्लिंकन और ये और वो और सारा, अब तो वो किस्सा ही नहीं रहा ना कि कैमला हैरिस लेकर आएंगी और ये होगा, अब तो दुनिया भर के लोगों ने हमारी बात भी दे दी। चाइना की तरफ से बात आई कि हम किसी के साथ भी जो भी अमेरिका में आएगा, चाइना को खास फर्क नहीं पड़ता सवाए इसके कि चाइना पे टैरिफ बढ़ जाएंगे और वो गालिबन बढ़ेंगे, और उसमें जो दूसरी बात है कि वो रशिया की तरफ से भी कहा गया कि क्रेमलिन की तरफ से कहा गया, यानी क्रेमलिन की तरफ से कहा गया कि पुतिन का भी कोई इरादा नहीं है मुबारकबाद देने का। उसकी वजह यह है कि अमेरिका तो हमारे एक दुश्मन मुल्क है और अभी हमारे सामने लड़ रहा है, खड़ा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान पे इसका असर होगा, हर दुनिया पूरी एक बड़ी शिफ्ट आ रहा है ना, बड़ा शिफ्ट आ रहा है, तो पाकिस्तान पे इसका असर होगा। ये ज़हन में रखें कि ट्रंप थे उस वक्त जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी, और ट्रंप का दौर था जब इलेक्शंस हुए थे और खान साहब आए थे। और ये ज़हन में रखें कि ट्रंप जिन चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं उनमें लॉबीज़ हैं, यानी अगर उनसे लॉबी किसी ने करनी है तो फिर वो कोई जैरेड कश्नर के थ्रू पहुँचे, या जो है वो मेलिंका के थ्रू पहुँचे, या उनके फैमिली या कोई लेकिन लॉबिंग फर्म्स को वो एक माफिया का हिस्सा समझते हैं, जैसे वो मीडिया को एक माफिया का हिस्सा समझते हैं, इसी तरह से वो जो लॉबिंग फर्म्स हैं उनको एक माफिया का हिस्सा समझते हैं, और अब वो बड़े तादाद में मीडिया को भी माफिया का हिस्सा समझते हैं। इसीलिए आप देखें इलॉन मस्क जो है वो, इलॉन मस्क हो सकता है उनकी कैबिनेट में कोई रोल मिल जाए, इस बात के भी इम्कान आते हैं इलॉन मस्क को, जो कि एक्स के या ट्विटर के या टेस्ला, बड़ा नाम है आज की दुनिया में। अच्छा, तो ये है कि ये तो उन्होंने सारा जो है, और आप देखें कि जब इलॉन मस्क ने एक्स लिया तो साथ ही उसको खोला, उनका अकाउंट दोबारा से स्टार्ट हुआ ट्रंप का, फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज चलाने शुरू कर दिए एक्स पे और ट्विटर पे। तो इशू ये है कि ये असर तो पूरी दुनिया पे होगा। अच्छा, अब क्या असर होगा इस तरह से देख लेते हैं। पाकिस्तान में बाद में आता हूँ, ये ध्यान में रखें कि उस वक्त जो है ना, अगर हमारे मुल्क में असर होता है, लॉबिंग फर्म्स तभी हायर होती हैं ना, पॉलिटिकल पार्टियां और लॉबिंग फर्म्स हायर करती हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी हायर करती हैं, लॉबिस्ट भी हायर करते हैं, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो प्रॉपर लॉबिस्ट हायर करते हैं लॉबिंग के लिए, और जो है वो जो पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान, उसके भी कई मुल्कों के, तकरीबन हर मुल्क के वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स कॉकस वो बने होते हैं, वो उस पर तो आप ये छोड़ दें, लॉबिंग फर्म्स तो वहाँ पर एक कानूनी तरीका है लॉबिंग फर्म्स का। सारी जो बड़ी पार्टियां हैं, दो बड़ी पार्टियां, उनकी तो रजिस्टर्ड लॉबिंग फर्म्स थी, लेकिन ट्रंप उसके अगेंस्ट है। उसकी वजह ये कि बहुत से लोगों का वहाँ पे दाना पानी उजड़ गया था, थिंक टैंक्स और ये वो। तो मैंने उस दिन भी बात की थी कि वो नहीं मानते, विल्सन सेंटर में क्या बहस हो रही है, तो उधर ब्रुकिंग्स में क्या हो रहा है, वो एक आईडी जिसे कहना चाहिए ना कि रिपब्लिकन्स हैं लेकिन ट्रंप है, रिपब्लिकन आम रिपब्लिकन नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो अपनी ज़ात में खुद एक ट्रंप है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इशू ये है, तो वो लोगों का चूंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा कारोबार है आलमी सतह पे कि जी वो नाइजीरिया फलानी जगह आगे, अफ्रीकी मुल्क,
जो है वो ये फ़लाँ मुल्क की लॉबीज़ हैं, फ़लाँ मुल्क की वो कहीं डिक्टेटर्स बैठे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वो जनाब लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं, खाना जंगी हो रही है, वो जनाब कोई लॉबिंग फर्म्स काम कर रही हैं और वो उन्होंने वहाँ से एंडोर्समेंट ली हुई। तो ये माजी में चलता, ट्रम्प उनके अगेंस्ट थे। और ये ध्यान में रखें कि जब ये पाकिस्तान में जो 2018 का इलेक्शन, तो ट्रम्प थे, मौजूद थे वहाँ पे। अगर ट्रम्प ना होते ना, फ़र्ज़ करें, तो शायद 2018 का इलेक्शन भी किसी और तरह से हो जाता, जैसे 2013 का हुआ था। बहुत सी बातें अब इस वक्त यहाँ पे डिस्कस मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो है कि 2018 का इलेक्शन भी, चूँकि वहाँ ट्रम्प थे, तो इसलिए यानी ट्रम्प के इलेक्शन में ये सारा काम हो गया था। यानी यहाँ पर खान साहब की जो नारा था और वो सारा जो खुली, अदरवाइज जो है वो उससे पहले 2011 में और 13 में, तो उस वक्त ये था कि वो मतलब ज़ाहिर है हिलरी क्लिंटन बहुत करीब हैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली, क्लिंटन फैमिली बहुत करीब है, इसमें मुज़ाहिका नहीं। मेरा जब पहली दफ़ा मैं जब जद्दा में गया था मियाँ साहब से मिलने जलावतनी के दिनों में, तो उनके घर में जो उनका शुरू पैलेस था, तो वहाँ पे क्लिंटन के साथ उनकी तस्वीर लगी हुई। तो क्लिंटन ने उनका बड़ा रोल प्ले किया था मुशर्रफ साहब के दौर में कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएँ। 2 अरब ममालिक या 3 अरब ममालिक उसमें थे, तो ज़ाहिर है फिर सऊदी अरेबिया और साद हरेरी, और वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये है कि 12 लॉबिंग फर्म्स हायर होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मार्क सहगल, बड़ा एक नाम उनका, उनके बीबी बड़े, तो ये अब छोड़ दें कि वो असर होता है नहीं होता, किस वक्त होता है, क्या होता है, ये होता है असर। अब या इस वक्त क्या होगा ये कहना मुश्किल है। इस वक्त क्या होगा, क्योंकि उस वक्त वो सूरत हाल ज़ाहिर है कि वो वॉर ऑन टेरर चल रहा है, वो एक अफगानिस्तान के हालात हैं, उससे पहले के हालात हैं, तो वो एक मुख्तलिफ हालात थे। अब हालात, इन हालात में क्या होता है, ये एक मुख्तलिफ बात है, ठीक है, कि ट्रम्प के आने से कुछ असर पड़ता है नहीं पड़ता, उनके लोग बाहर क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं ये तो बिल्कुल खुश नहीं होगा, ये जो अरेंजमेंट है ये तो खुश, क्योंकि इनका तो बिल्कुल वो है ही नहीं ना, लॉबिंग ख़त्म हो जाती है ना वहाँ पे, कि उसकी बातचीत कराओ से वो नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो वो तो बिल्कुल उनकी पहुँच ही नहीं है। अब इशू ये है कि तो लेकिन स्ट्रेटेजिकली जाहिर सी बात है कि चाइना के साथ और बाकी ममालिक के साथ खारजा पॉलिसी और ये आगे उभरेंगी चीज़ें, तो ये मामला हमारे सामने आएंगे। अच्छा, इसमें 2-3 बातें जो है ना, पहली बात तो ये है कि ये 3 शख्सियत, एक तो धोखा दिया था ना उनको, तो ट्रम्प को बड़ा अफसोस है कि मेरा नायब सदर चला गया था। दूसरा अफसोस है वो जॉन कैली का भी, जॉन कैली जो कि चीफ ऑफ स्टाफ जो वाइट हाउस का इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो अब चीफ ऑफ स्टाफ के लिए जो है, एक तो ब्रूक रॉलिंस का नाम चल रहा है, 3 नाम चल रहे हैं वहाँ पे, ब्रूक रॉलिंस, केविन मैकार्टी जो कि हाउस के जो स्पीकर रहे हैं, और सूजी वाइल्स जो कि उनकी पूरी कैंपेन की इंचार्ज रही हैं। अच्छा, ये जो ब्रूक रॉलिंस हैं, ये ब्रूक रॉलिंस जो हैं, ये एक तो बहुत ज़्यादा यानी आप समझें कि वकील हैं। दूसरा यह है कि वहाँ पर एक ट्रम्प टावर के अंदर ही एक थिंक टैंक है, बड़ा थिंक टैंक, ठीक है, और वो जो है उसमें वो उसकी आप समझ लें कि एक तरह से वो उसकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के नाम से, तो ये जो है ये उसकी प्रेसिडेंट और सीईओ भी हैं। ये जो है ये ब्रूक रॉलिंस, ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये ब्रूक रॉलिंस जो है ये या तो चीफ ऑफ स्टाफ होंगी, ये अगर हम सेकंड स्लाइड दिखाएं तो ये इसमें और भी बहुत सारी शख्सियतें हैं, लेकिन ये अमेरिका फर्स्ट जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, ये ट्रम्प टावर में ही काम करता है। तो ये ट्रम्प के साथ जो टीम की ये जो ऑनरेबल ब्रूक रॉलिंस जो भी दरमियान में नाम रखा है, प्रेसिडेंट एंड सीईओ, या तो ये होंगी चीफ ऑफ स्टाफ या ये किसी और ओहदे पे होंगी। ये वकील हैं और ये जो हैं ये उनके पीछे जो जहन काम करता रहा। अच्छा, इस ग्रुप को ये नाम दिए इसलिए दिया था कि ये ट्रम्प 2.0 की सारी पॉलिसीज़ को दुनिया भर के लिए क्लियर करेगा कि क्या पॉलिसीज़ होंगी। तो ये और इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये बैठ के एक इंटरनली, क्योंकि रिपब्लिकन्स के अंदर भी बड़ा फड्डा था कि ट्रम्प आएगा नहीं आएगा, और उम्मीदवार थे बहुत सारे, तो ट्रम्प तो निकले ना, तो अपनी टीम को, अपने लॉयलिस्ट जो थे ना उनके साथ जो खड़े रहे, वो उनके साथ लेके वो चलते रहे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उनके जो सेक्रेटरी स्टेट हैं, सेक्रेटरी खारजा, वो सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेक्रेटरी खारजा उनके कौन आते हैं, और सेक्रेटरी खारजा के लिए जो हैं वो भी वहाँ पे जाहिर है कि 3-4 नाम चल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर फिर सारा का सारा पूरी दुनिया डिपेंड करती है कि भाई ब्लिंकन अगर चले जाते हैं, और यानी एंथनी ब्लिंकन तो खैर चले गए, जाते क्या हैं जो चले गए, तो एक तो वहाँ पर नाम चल रहा है इस वक्त रिक ग्रेलिन का,
अभी जो रिक ग्रेलिन है ये जर्मनी में सफ़ीर रहे हैं, ठीक है, और ट्रम्प दौर में, और फिर उसके बाद जो है ये एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी रहे हैं, तो ये सेक्रेटरी ब्लिंकन की जगह ले सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा जो नाम है वो चल रहा है रॉबर्ट ब्राइन का। रॉबर्ट ब्राइन जो हैं ये भी सफ़ीर रहे हैं इससे पहले, और रॉबर्ट ब्राइन जो हैं ये NSA रहे हैं रॉबर्ट ब्राइन, लेकिन ये है कि यूक्रेन पर और नेटो पे इनके हालिया दिनों में तो ये बड़े ट्रम्प के तरह से ही इनके बयान आए हैं सारे, लेकिन ये है कि ये इससे पहले जो हैं ये जो है वो ज़रा सा इनका जो नुक्ता नज़र है नेटो और यूक्रेन के हवाले से वो ज़रा मुख्तलिफ रहा है ट्रम्प के से, तो ये हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मार्को, ये चौथे जो इनके आ रहे हैं मार्को रूबियो जो हैं ये भी आ सकते हैं, और ये इंटेलिजेंस की हाउस कमेटी के ये वाइस चेयर रहे हैं। और फिर एक और नाम बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है सेक्रेटरी स्टेट का, और वो चल रहा है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का। अच्छा, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो हैं ये इनके वालिद रॉबर्ट कैनेडी थे। रॉबर्ट कैनेडी जो कि जॉन एफ कैनेडी के भाई थे और जिनको 1968 में कत्ल कर दिया गया था जब वो सदारती का, तो ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर हैं, वो रॉबर्ट कैनेडी थे, ठीक है, बॉब कैनेडी जो कैनेडी के भाई थे और जिनको कत्ल कर दिया गया था 1968 में। तो जॉन एफ कैनेडी के ये भतीजे हैं, और टेड कैनेडी के भी, ये कैनेडी फैमिली है, लेकिन ये जो हैं ये सदारती उम्मीदवार थे, बाद में इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया ट्रंप को। तो ट्रंप ने अपनी तकरीर जो की है आज सुबह, उसमें भी ट्रंप ने इनका जिक्र किया, इनको भी खराज तहसीन पेश किया, और ये कोविड के अगेंस्ट, कोविड वैक्सीन के अगेंस्ट रहे। ये बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि इन्होंने कहा कि कोविड की वैक्सीन जो है वो नहीं लगवानी चाहिए, नुकसानदेह है, ये है वो है। तो उस वक्त ये बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गई कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, तो ये जो है ये रॉबर्ट कैनेडी जूनियर को क्या होगा, तो ये भी सेक्रेटरी स्टेट के उम्मीदवार हैं, कोई ना कोई, लेकिन इनको ओहदा जो है वो मिल सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, तो सेक्रेटरी डिफेंस के लिए दो नाम चल रहे हैं। एक तो चल रहा है माइक पॉम्पियो का। माइक पॉम्पियो से दुनिया जानती है माइक पॉम्पियो को। माइक पॉम्पियो जो हैं ये CIA चीफ भी रहे हैं और ये सेक्रेटरी स्टेट भी रहे हैं। और दूसरा जो नाम है वो चल रहा है टॉम कॉटन का। टॉम कॉटन जो हैं ये चाइना हॉक हैं, ठीक है, तो चाइना के बारे में ये सेक्रेटरी डिफेंस के लिए नाम चल रहे हैं। तो ट्रंप की जो है अभी टीम का, अच्छा इसमें जो है वो बहुत सारे नाम चल रहे हैं, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो कौन सा नाम जो है वो कहाँ पे जाके फिट होता है। और उसमें जो है वो मैंने आपसे कहा ना कि इसमें ये सारे लोग जो हैं अपनी मतलब ये कह भी रहे हैं कि नहीं जी हम नहीं आना चाहते फलाना, लेकिन ये है कि नाम भी चल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये देखना है हमने कि क्या असर पड़ता है पूरी दुनिया में। शुरू करते हैं वहीं से, यानी हम शुरू करते हैं गज़ा से। नेतन्याहू खुश हैं। नेतन्याहू जो है उन्होंने वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो खुश इसलिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जाहिर है कि एक उनका नुक्ता नज़र अब्राहम एकॉर्ड से रहा, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे US मिशन को शिफ्ट करूँगा तल अवीव से यरूशलेम में, और फिर अब्राहम एकॉर्ड्स, जेरेड कुशनर उनके जो सन इन लॉ हैं वो एक्टिव रहे बहुत ज़्यादा, तो वो दोबारा से। लेकिन मशरिक़ वस्ता के अंदर जो मैंने कल भी बात की थी, मशरिक़ वस्ता की डायनेमिक्स मशरिक़ वस्ता के अंदर से ही जन्म लेती हैं, तो वो डायनेमिक्स जो हैं वो किसी और अंदाज में होंगी, और ख़ास तौर पे तब जबकि आप ये देखें कि ये वो सूरत हाल नहीं है दरमियान में चाइना रशिया ये प्रॉपरली इंगेज हैं और इन्वॉल्व हैं, और बराह रास्त असर पड़ेगा अगर यूक्रेन जंग को ख़त्म करवाना है तो ये रशिया यहाँ पर भी मौजूद है। यानी ईरान के साथ तो ये जो 2015 में मुआहदा हुआ था तो ट्रंप उससे निकल गए थे, ईरान के साथ वो निकल गए थे, और वो मुआहदा निकाल के उन्होंने सैंक्शंस लगा दी थी ईरान पे, तो उसके नतीजे में ईरान के साथ वो बड़े ताल्लुकात उनके ख़राब हैं। लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि यहाँ रशिया भी है, तो रशिया को अगर उन्होंने यूक्रेन में किसी किस्म की सुलह करनी है तो वहाँ ज़ेलेंस्की परेशान है। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके हैं ना। अच्छा, वहाँ विक्टर ऑर्बन बड़े खुश हैं जो हंगरी के, वहाँ यूरोप में बहुत बड़ी समिट हो रही है, और वो इत्तेफाक से वो एक रोज़ा समिट हुई हंगरी में ही हो रही है,
और वो हंगरी में हो रही है। और ये ध्यान में रखें कि जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं विक्टर ऑर्बन वो जो हैं वो कुछ अर्से पहले ट्रम्प से मिले थे, और ट्रम्प से मिलने से पहले वो ईयू के प्रेसिडेंट हैं, ईयू की जो सदारत है वो उनके पास है। वो ट्रम्प से मिले थे, ट्रम्प से मिलने से पहले वो शी जिनपिंग से मिले थे, और शी जिनपिंग से मिलने से पहले वो जो है वो पुतिन से मिले थे, और उन्होंने कहा मैं ज़ाती हैसियत में मिल रहा हूँ और ये मेरा पीस मिशन है। और फिर उसके बाद ईयू की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था कि इनकी ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं, ईयू की पॉलिसी ये नहीं है। लेकिन ये है कि यूरोप तैयार तो नहीं है ट्रम्प के लिए, क्योंकि ट्रम्प जो है वो तो देखें ताइवान सर्टन हो गया है, बहुत परेशानी की सूरत हाल है। फिर यूरोप के अंदर एक परेशानी की सूरत हाल है, क्योंकि ट्रम्प तो वो तो ब्रेन डेड और ये सारे जुमले मैक्रोन ने इस्तेमाल किए थे ना कि भाई ये तो, और ये कहते थे कि हम आपको क्यों डिफेंड करते हैं, आप पैसा बढ़ाएं इसमें, और ये सारा वो अभी एक सिचुएशन ऐसी है कि, और फिर वो विक्टर ऑर्बन ने कहा कि जी मुझे तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले मैं ख़त्म करवा दूंगा ये यूक्रेन की जंग, कैसे करवाएंगे ख़त्म, कैसे होगा, क्या होगा। तो ज़ेलेंस्की तो परेशान, खासतौर पर नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ सर पे, और नॉर्थ कोरिया को भी असर कोई नहीं पड़ता, ट्रम्प आए या कोई दूसरा है, नॉर्थ कोरिया। तो लेकिन ये कि नॉर्थ कोरिया आगे पहुंचा हुआ है, 10,000 उनकी ट्रूप्स हैं पेंटागन के जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक। तो ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। और रशिया का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पैक्ट हो गया, उन्होंने अभी रशिया ने उनके सैटेलाइट्स कल लॉन्च किए, उधर से नेतन्याहू। अच्छा, अब तो ये एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। फिर यह है कि अब्राहम अकॉर्ड्स किधर गए, वो रहेंगे, आगे जाएंगे, गज़ा में क्या होगा, लेबनान में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जो पहले नहीं था। और मैंने आपसे कहा कि मशरिक़ वस्ता की सियासत अंदर से ही आप इतनी उसमें कॉम्प्लेक्स सिनेरियो इस वक्त तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि कहाँ से क्या होता है कोई नहीं जानता। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मशरिक़ वस्ता के अंदर वो कैसे पॉलिसी ली जाती हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से मुबारकबाद दी गई, यूएई की तरफ से दी गई, पाकिस्तान की तरफ से दी गई, और ईरान जो है उसकी तरफ से, ज़ाहिर है ये नई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो क्या बात करते हैं ईरान के बारे में। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था नेतन्याहू से कि तुमने अगर हिट करना है तो न्यूक्लियर साइट्स पे हिट करो। तो नेतन्याहू जो हैं उन्होंने बहरहाल अपने जो वज़ीर दिफा थे उनके डिफेंस मिनिस्टर उनको फायर कर दिया, अचानक गैलेंट को उन्होंने फायर किया। और रीज़न उन्होंने ये बताया, गैलेंट वो हैं जो करीब चले गए थे, थोड़े से इनकी पार्टी में नहीं थे, लेकिन ये गैलेंट को बुलाते थे ना बार बार, बाइडेन इंतज़ामिया उनसे अलग बात करती थी, गैलेंट से वो कहीं अलग लाइन लेते थे। वो होता है ना कि वो एक मतलब गुड कॉप बैड कॉप करके चल रहा था सारा सिलसिला। उनको फायर करके वहाँ पे वो कांस को, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर है इसराइल का, उसको उन्होंने नेतन्याहू ने कहा कि ये जो है ये बन जाएगा। और उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतना पुराना, मतलब पुराना क्या, कोई फ़ौज का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा को जो है वो वज़ीर दिफा बना दिया गया है। और अब वज़ीर दिफा के तौर पे वो इंचार्ज होगा गज़ा का और लेबनान का, और वो यानी नेतन्याहू खुद होगा एक तरह से। उसने मैसेज ये दिया है कि अब आगे जो है ये अचानक, मतलब बाइडेन इंतज़ामिया अब तरह से लेमडक हो गई पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, अब इंडिया के साथ मामला चाइना के बेहतर हुए, चाइना के और इंडिया के मामला बेहतर हैं, लेकिन ट्रम्प जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के करीब हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो क्यों करीब हैं, वो उनकी कोशिश यही है ना कि चाइना के, तो क्या वो फिर दोबारा अगर इसको शुरू करते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि वो जो है वो एक्सपेक्ट करें, मतलब यहाँ पर अब वो आ रहा है कि भाई बाइडेन इंतज़ामिया और वो 5 वो तो प्रेशर था, वो अब रहता है अपनी जगह, नहीं रहता क्या। लेकिन ट्रम्प एक ब्लंट आदमी है, मैंने कहा ना, ये अपने करीब से करीब लोगों को, कभी जॉन बोल्टन को फायर कर दिया, कभी किसी को फायर कर दिया ट्वीट पे। वैसे भी एलन मस्क अब तो ट्विटर एक्स वही चला रहा है, उसका अपनी मर्जी हुई तो ट्वीट हो गया। तो इशू ये है कि ये अब वहाँ पर ये जो बैलेंसिंग एक्ट, अच्छा पाकिस्तान के लिए भी मैंने आपसे कहा, एक तो इस अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट इतना को मैटर नहीं कर रहा, अरेंजमेंट ये कि पाकिस्तान के लिए भी जो बैलेंसिंग है ना इस वक्त, चाइना अमेरिका ब्लॉक्स का बनना, फिर ये है कि आगे स्ट्रेटजी रीजन की एससीओ के हवाले से, फिर ज़ाहिर है वेस्ट के हवाले से अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो, मतलब कोई हमारी लड़ाई तो नहीं उनसे हो रही, तो ये कहना अमेरिका को ज़रूरत है नहीं, ये एक फ़रोई सी बातें सारी, हर एक को हर एक की ज़रूरत होती है। एक छोटा सा जजीरा जो है ना पैसिफिक का, वो भी इस आज की दुनिया में इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की तो खैर बात ही अलग है, हर मुल्क है, लेकिन मैंने आपसे कहना इंडिया, अच्छा इसी तरह से इंडिया की बैलेंसिंग कैसे होगा, अरब ममालिक बैलेंस कैसे करेंगे, रशिया पे कहाँ तक प्रेशर डालेगा और कहाँ तक ट्रम्प जाएगा। इसराइल और रशिया आमने सामने खड़े हैं, ये ज़हन में रखें, और ईरान है दरमियान में, यानी वो
अरब ममालिक ने किसी सूरत हुती के खिलाफ बयान नहीं दिया। ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। तो इसलिए हर एक वाक़े का जो है बटरफ्लाई इफेक्ट, ये तो बटरफ्लाई इफेक्ट है ही नहीं, ये तो सबसे बड़ा दुनिया की जो पावर, वहाँ पर पॉलिसी शिफ्ट आ गया है ना अचानक। तो पॉलिसी शिफ्ट जब आया है तो उसके नतीजे में अब यूरोप जैसे तैयार नहीं है इसके लिए। अभी यूरोप में पैनिक है सिनेरियो कि भाई कैसे नेटो को कैसे लेके चलना है आगे। वो कहता है जी पैसे और डालो इसमें नेटो के अंदर, हम क्यों यहाँ पे फराहम करें। तो अगर जो है वो प्यूटिन का ख़तरा ही ख़त्म हो जाता है, मैंने आपसे कहा ना कि उसकी जेब में ज़रूर रहेगा कि प्यूटिन का ख़तरा रहे ताकि हमें डिफेंस के पैसे तो मिलते रहे ना यूरोप से। अगर सारों में दोस्ती हो गई, देखिए एक इलाके के अंदर, मतलब मैं फ़र्ज़ करें एक डॉक्टर हूँ, फ़र्ज़ करें वैसे डॉक्टर हूँ, तो मैं सबसे कहूँगा कि जी आप अपनी शुगर कंट्रोल करें, आप अपनी डाइट ठीक करें, आप एक्सरसाइज ठीक किया करें, ये ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें। लेकिन अगर आप सब सेहतमंद हो गए तो शाम को मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप सब लोगों में से बीमार होते रहें लोग, ताकि मेरी दुकान चलती रहे। ठीक है ना। एक इलाके में पुलिस कहती रही कि अमन होना चाहिए, अमन, इस इलाके में सुकून रहना चाहिए, कानून का, लेकिन अगर अमन हो जाएगा उस इलाके में, सबसे पहले थाना बंद होगा। वो थाना चल इसीलिए रहा है कि वहां पे क्राइम है, वो ज्यादा फंड आ रहा है, ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं, ज्यादा नफरी आ रही है। ठीक है ना। और इसको आप कहीं से लेके आप कब्रिस्तान तक चले जाएं, गोरकन के घर में जो है वो जश्न होता है जिस दिन कोई मुर्दा आता है, और 2-4 दिन 5 दिन कोई तदफीन नहीं होती तो बच्चे रो रहे होते हैं कि कोई। तो रिस्क जो है ना अजब अंदाज में, ये मैं सिर्फ कहना चाह रहा था। तो इसीलिए जो है ना कुदरत ने अजीब अंदाज में रिस्क रखा हुआ है। तो बात सारी ये है कि किसको कहाँ से इशू ये सारा। अब जब वक्फा लें फिर उसके बाद दोबारा आते हैं और फिर ये फलसफे से थोड़ा हट के दोबारा वापस रियल पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि अमेरिकन इलेक्शन का पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पर असर होगा। जी, तमाम दुनिया पर इसका असर होगा। और ये तो तसव्वुर, मैंने कहा ना कि एक तो लोकल पॉलिटिक्स पे तो क्या होता है वो देखना है, लेकिन रीजनल जो पॉलिटिक्स है, देखिए ना, लॉन्ग टर्म अगर 174 बिलियन डॉलर एड गई है यूक्रेन को, 174 बिलियन। अब इशू ये सारा कि ये 174 बिलियन डॉलर्स गई है, तो अब ये जंगबंदी अगर होती है तो इसका मतलब ये है कि तो एड भी बंद होती है, और क्या ये हमेशा के लिए तय हो जाता है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। मल्टीलेटरलिज्म के को ये बहुत ज़्यादा उसके हक में नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, बहुत ज़्यादा जो है ना यूनाइटेड नेशन। इसीलिए नेतन्याहू जो खुश है वो ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस और वो जो इमदादी टीमें हैं वो सारे, उसके ऊपर कोई ट्रंप बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता है, नेटो और ये इत्तेहाद वगैरह सारे। देखना इसमें यह सारा कि ये आने वाले दिनों में, मैंने आपसे बात की ना कि ये देखें मीडिया के जो पोल्स थे, तो मीडिया के पोल्स जो आ रहे थे, हम तो मीडिया को कोट कर रहे थे, फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है, तो ये CNN ये कह रहा है, तो गार्डियन ये कह रहा है, तो वहाँ पे अभी भी आर्टिकल्स जो हैं वो बड़ी मुश्किलों के साथ, पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि वो मैंने आपसे वही कहा ना कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने तो डिपेंड ही नहीं किया ना। डोनाल्ड ट्रंप तो एक बिल्कुल मुतवाज़ी मीडिया पर उसने डिपेंड किया, बहुत ज़्यादा फॉक्स पे भी नहीं किया, उसने डिपेंड सारा किया इलॉन मस्क के ऊपर। अब इलॉन मस्क जो है, अब देखें ना कि आज की साइंस कल की टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोक्रेसी का लफ्ज़ मैंने कल इस्तेमाल किया था। अब मुतबादिल जो अच्छा, चाइना में एक तो टैरिफ का इशू होगा, उनके ऊपर, लेकिन चाइना जो है वो, चाइना और अमेरिका के दरमियान एक शख्सियत है जो ज़रा सुलह कर सकती है या दोनों तरफ अपना असर रखती है, और वो इलॉन मस्क हैं। इलॉन मस्क जो हैं वो यानी कई, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशंस और कॉरपोरेशंस के जो सरबराहान हैं, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आज की दुनिया में कई मुल्कों के सदूर और वज़राए आज़म से। और ये बड़ी मुश्किलों से पेंटागन की जो सारी, आप सोचें ना, ये लॉकहीड मार्टिन और ये सारे बोइंग इन्होंने बड़ी मुश्किल से कबूल किया है वो सिलिकॉन वैली को। ये तो कबूल नहीं कर रहे थे कि वहाँ पर भी कुछ हो सकता है, वो कहते हैं क्या फजूल लोग हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारा जो भी कुछ हुआ सिलिकॉन वैली से, तो उन्होंने तो ये टेक्नोलॉजी को बड़ी मुश्किलों से कबूल किया है ना अब जाके, कि भाई ये अच्छा, ये हमसे भी आगे निकले, होशियार निकले, हम यहाँ बैठ के, तो मतलब वो अब मर्जर तो हुआ है, लेकिन एक अंदर फ्रिक्शन है।
इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने एक तो डिपेंड ट्रेंड जो रवायती मीडिया उस पर नहीं किया, ये चले गए मुकम्मल तौर पे यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे प्रॉब्लम्स आए तो ये चले गए, एक्स को एक ही इन्होंने हथियार लिया, उसी पे ही लगे रहे। दूसरा पब्लिक को इन्होंने अट्रैक्ट किया मुतबादिल बात करके, और परवाह इन्होंने किसी चीज़ की नहीं की। जो कैमला हैरिस है वो बयान वो कुछ बता ही नहीं पाई ना, वो मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि वो सवाल इसके कि ट्रंप बुरा है, ट्रंप बुरा है, ट्रंप, वो उनका अपना कोई प्लान ही सामने नहीं आ सका। एक कोई प्लान था ना, यूक्रेन वॉर खत्म करवाऊंगा, वो यूक्रेन में क्या करना है कैमला हैरिस को कुछ नहीं पता, यूक्रेन में क्या करना है बाइडेन को कुछ नहीं पता। देखे ना, ये यहाँ पर 7 अक्टूबर के बाद से लेके अब तक वो गजा में क्या करना है, वो लेबनान में क्या करना है, वो किसी को कुछ भी मतलब कोई पॉलिसी है ही नहीं। आप जब डिस्कस करते हैं तो आप कहते हैं ये पॉलिसी अच्छी है, पॉलिसी बुरी है, मतलब अच्छी पॉलिसी बुरी पॉलिसी हर मुल्क अपने मुताबिक देखता है, लेकिन पॉलिसी का ना होना एक पॉलिसी ही नहीं है कि भाई आपने यूक्रेन को ख़त्म कैसे करना है। कतर दरमियान में पड़ा, चाइना दरमियान में पड़ा, इंडिया भी दरमियान में पड़ा, इसमें यूरोप के कई मुल्क दरमियान में आए, यूएई ने तो कैदियों का तबादला करवाया, चाइना आया बीच में लेकिन वो चलता रहा, आखिर में नॉर्थ कोरिया के बैठी तो कॉम्प्लेक्स और हो गया मामला। इशू ये है सारा कि अच्छा उनके वो भी हैं जो विवेक रामास्वामी, उनका भी नाम चल रहा है कि वो भी शायद कैबिनेट में आ जाए। इशू ये है कि एससीओ का फ्यूचर, ब्रिक्स ताकतवर तरीन हो गई ये बाइडेन दौर में, और बाकायदा उसमें कई मुल्क शामिल हो गए। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि बाइडेन साहब आए और उनसे मशरिक़ वस्ता के ममालिक में उनको खुश आमदीदी नहीं कहा जा रहा। सेक्रेटरी ये आखिरी साल जो हुआ है ये तो बड़ा टर्मोइल, हुतीज़ नई पावर बन के आ गए। अब सवाल ये सारा कि यहाँ पर जो मशरिक़ वस्ता में जो नुमाइंदे लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा उनको, यानी एक तो यूरोप तैयार नहीं है ज़हनी तौर पे, क्योंकि यूरोप के अंदर देखें ना इस जंग का सारा तो फटा पड़ गया यूरोप के ऊपर। इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनकी मतलब कैसे यूक्रेन को उसको कोई एंड तो होगा ना उसका, कोई उसके कहीं तो उसको ख़त्म कराना है ना आपने, या यूक्रेन को जारी रखना है हमेशा। तो अब वो लेकिन कैसे होगा। इसी तरह से ताइवान के बारे में इनके बड़े जो व्यूज़ हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। ये कहते हैं कि ताइवान जो है वो सारा जो चिप्स का सारा जो भी चिप्स आ रही हैं और ये सारा जो सेमीकंडक्टर्स में यूज़ हो रही हैं सारा, इसका फ़ायदा तो काम सारा हम कर रहे हैं और ये पैसा सारा ताइवान की कंपनियां कमा रही हैं। तो ताइवान जो है वो उतना हमें पैसा दे नहीं रहा अमेरिका को जितना हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो ये भी एक इशू। फिर यह है कि जो मैंने आपसे बात की ना कि चाइना और इंडिया की दरमियान बर्फ़ पिघली है। अब वो बर्फ़ पिघलने का जो मामला अगर ये चाइना के अगेंस्ट जाते हैं कि खुल के जाएंगे ना। और ये भी ज़हन में रखिए कि ये कोविड वाला एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब हुआ था। मैं उस कोविड वाले एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे एक तो दुनिया की वो आपको नज़र आता है ना कि कोई किसी का नहीं है। मतलब है कि कोविड की वैक्सीन लोग भूल गए, वैक्सीनेशन, एक वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू हुई थी, फिर उसके बाद वो वैक्सीन के ऑर्डर्स हो गए, फिर मुल्क जो मतलब है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने एक दूसरे के लोगों को लेने से इनकार कर दिया। एक मुल्क के लोगों ने कहा कि नहीं इस इलाके से इस इलाके में नहीं जाना। मतलब इतनी नफसा नफसी जब ये कोविड आया है शुरू के दौर में, तो इतनी नफसा नफसी आई थी उस वक्त कि वो ट्रेन्स बंद रुक गई, जहाज़ रुक गए, एयरपोर्टों पे लोग फंस गए। उन्होंने कहा यहाँ से यहाँ नहीं आना। अच्छा तुमने कौन सी लगाई है, तुमने एस्ट्राजेनेका लगाई, नहीं ये नहीं चलेगी, दूसरी चलेगी, वो तीसरी चलेगी, चौथी चलेगी। इतना मसला क्रिएट हुआ था उस वक्त कि उसके नतीजे में फिर स्पुतनिक वालों ने वो आ गए, चाइना से आई। तो मतलब बात ये सारी कि उस वक्त आप याद करें कि कोई किसी का नहीं था, यानी इस तरह से कोई किसी का नहीं था कि मुल्कों के अंदर ये कि नॉर्थ से साउथ में नहीं आना, इधर से उधर नहीं हो रहा। अच्छा न्यूयॉर्क में डेथ्स क्यों हो रही हैं, उधर क्यों हो रही हैं, किसी मुल्क के उस सूबे में क्यों हो रही हैं, उधर क्यों, ये पूरी दुनिया में ऐसा हो गया था। तो इशू ये है कि अब वो जो क्राइसिस अगर कोई पैदा होता है दोबारा जंगों का, ये एक तो ब्लॉक्स दोबारा बनेंगे। दूसरी बात ये है कि वो टैरिफ्स अगर दोबारा चाइना पे आते हैं तो उन टैरिफ्स में, और वो कहते हैं कि जी हम जो है ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और मोदी तो मेरा दोस्त है और मैंने मोदी से कहा है कि तुम ऐसे करो। ये ना ये ट्रम्प के अंदर मुकम्मल एहलियत है कि वो इस बात की, याद है वो चेक लेके हाथ में खड़े हुए हैं कि जो ये मुझे पैसे इतने दिए और ये देखें ना ये फ़ायदा दिया और ऐसे दिए तो हम सिक्योर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो एक बड़ा ट्रिकी पोजीशन है कि कौन सा मुल्क क्या पोजीशन लेगा। क्या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में चाइना के अगेंस्ट इंडिया दोबारा जाएगा या रखेगा बैलेंस, और रशिया के साथ तो कोई मसला नहीं होगा इंडिया के ताल्लुकात। रशिया पाकिस्तान एससीओ ब्रिक्स ये चाइना ये अरेंजमेंट अपने आप को कैसे रखता है ये भी देखना है। मैं बात पाकिस्तान की कर रहा हूँ।
कि और ये जो बात है ना कि हैसियत ख़त्म हो गई है, हमारे यहाँ एक ख़ास किस्म का एक जहन है जो कहता है अच्छा जी वो जंग चल रही थी तो था तो जंग ख़त्म हो गई। तो हर मुल्क की हर वक्त हैसियत रहती है, हर मुल्क की अपनी एक उसकी स्ट्रेंथ होती है और वो पाकिस्तान की है। सवाल ये है कि जो जियो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी चेंज हो रही हैं तेज़ी के साथ, उसमें बतौर पाकिस्तान, नॉट बतौर ABC, क़यादतें भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क़यादतें लॉबीज़ के थ्रू आती रही हैं माजी में, ठीक है ना। ये क़यादतें पॉलिटिकल लीडरशिप लॉबीज़ के थ्रू आती रही हैं, जमहूरियत भी लॉबी के थ्रू ही आई थी मुल्क में वापस, ठीक है ना। तो बात सारी ये है कि ये असरात कहाँ तक जाते हैं, बांग्लादेश पे क्या असर होता है, क्या वो तमाम बाइडन पॉलिसीज़ को रिवर्ट करते हैं, कुछ को तो खुल के कह रहे हैं ना, 2 पॉलिसीज़ को तो उन्होंने खुल के कहा है, एक को तो एक तरह से एंडोर्स ही कर दी है जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं, लेकिन ये है कि यूक्रेन पे तो उन्होंने कहा है कि अच्छा उधर से प्यूटिन ने उस तरह जवाब नहीं दिया, प्यूटिन की तरफ से मुबारकबाद नहीं, क्लिंटन ने कहा कि हमारा अमेरिका तो हमारा मुखालिफ मुल्क है तो हम क्या मुबारकबाद दें। अभी चाइना की तरफ से जो ये कहा गया है कि हम चाहते हैं कि अच्छी दुनिया चले, यानी उनके फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से खुशामदीद कहा गया है कि जो भी सदर हो और हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन चाइना के अंदर वो एक तो ये बात हो रही है ना, दूसरी तरफ इलॉन मस्क को वो करीब देख रहा है ना चाइना बहुत ज़्यादा। इलॉन मस्क जो है वो आपको पता है ना, चाइना के अंदर उसकी सारी टेस्ला गाड़ियाँ और ये सारा जो उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं, उनके साथ कंपटीशन भी है और दोस्ती यारी का रिश्ता भी है चाइना से। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ आज के प्रोग्राम में अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।